Hi, this is Aditi Rana. Today we will complete class 7th polity chapter 8, a shirt in the market. So let's start. A farmer growing cotton in Kurnool. कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान की यहाँ पे आपको स्टोरी दी हुई है। तो फर्स्टली हम लोकेशन देखते हैं। तो सी हियर, फर्स्टली आपको यहाँ पे विजिबल है इंडिया का मैप और इसमें आपको दिखाया गया है आंध्र प्रदेश। जो डार्क रीजन है वो है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आपको ये कुरनूल दिखाया गया है, जहाँ के किसान की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सी हियर, स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर फ्रॉम कुरनूल आंध्र प्रदेश ग्रोस कॉटन इन हर स्मॉल फार्म। एक स्वप्ना नाम की औरत है जो कुरनूल आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी किसान है और अपने छोटे से खेत में वो कपास उगाती है। Before sowing the crop, Sapna had taken a loan from the local trader at a high interest rate for farming. फसल बोने से पहले सपना ने जो स्थानीय व्यापारी है उससे खेती करने के लिए ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था। At that time, the local merchant had placed a condition that she would sell all her cottons to him. तो उस समय जिसने उसे लोन दिया था, जिसने उसे कर्ज दिया था, उसने एक शर्त रखी थी कि जब तुम्हारी ये कॉटन की फसल तैयार हो जाएगी तो तुम ये सारी मुझे बेचोगे। ठीक है, तो शर्त ये थी कि अपनी सारी रुई वो उसी को बेचेगी। आफ्टर द हार्वेस्ट सपना सोल्ड द कॉटन टू द मर्चेंट। शी फाउंड द प्राइस लेस देन द प्रिवेलिंग प्राइस येट डिड नॉट प्रोटेस्ट। जब उसकी फसल तैयार हो गई तो उसने जिस व्यापारी से वादा किया था उसी को बेची। ठीक है, लेकिन उसने क्या देखा कि वो उसे बहुत ही कम प्राइस दे रहा है। अगर वो मार्केट में जाती तो उसे मार्केट में प्राइस क्या था, जो कॉटन थी पर क्विंटल उसे 1800 रुपीज़ मिलते, लेकिन जो लोकल मर्चेंट था जिसने उसे कर्ज दिया था सपना को, उसने कितने दिए, 1500 रुपीज़ दिए पर क्विंटल। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना यहाँ पे। उसने पर क्विंटल 300 रुपीज़ उस लेडी को कम दिए। शी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर, लेकिन फिर भी उसने कोई झगड़ा नहीं किया। द ट्रेडर इज़ अ पावरफुल मैन इन द विलेज, क्योंकि वो जो व्यापारी है वो गांव का एक शक्तिशाली आदमी है। एंड द फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन। और जितने भी किसान हैं वो ना सिर्फ खेती के लिए कर्ज लेने के लिए बल्कि और भी चीज़ों के लिए उस व्यापारी पर निर्भर रहते हैं। और वो क्या चीज़ें, अब हम वो देखते हैं। टाइम्स ऑफ एमरजेंसी सच एज इलनेस, चिल्ड्रंस स्कूल फीस और टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज़ नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, सो बोरोइंग मनी इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जो आपातकाल की स्थिति होती है कि अचानक घर में कोई बीमार हो गया या बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, या साल में ऐसा भी समय होता है जब किसानों के पास, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास कोई भी करने के लिए काम नहीं होता है। लेकिन हो सकता है आपकी कोई इनकम नहीं हो, लेकिन खर्चे तो आपके तब भी होते हैं। तो उस टाइम जब पैसा लेना होता है, जब कर्ज लेना होता है, लोन लेना होता है, तो सब उसी व्यापारी के पास जाया करते थे। इसलिए वो हमें मार्केट वैल्यू से कम पैसे दे रहा था, तब भी हम उसे लड़ नहीं सकते थे। तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस शो करिए इस डायग्राम में कि होता क्या है। फर्स्टली कोई भी फार्मर है वो कॉटन को ग्रो करता है, उसके बाद कोई व्यापारी उस कॉटन को खरीद के कुरनूल कॉटन मार्केट में सेल कर देता है। ठीक है, हम आंध्र प्रदेश के कुरनूल की स्टोरी पढ़ रहे हैं इसलिए वहाँ का एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या होता है। कोई फार्मर है, एफ से फार्मर हो गया, उसने ट्रेडर को, किसी व्यापारी को सेल कर दी अपनी सारी कॉटन। ठीक है, फिर ट्रेडर ने जाके क्या किया, कॉटन मार्केट में वो सारी रुई बेच दी। उसके बाद जो गिनिंग मिल्स थी, यानी कि ऐसी मिल्स जहाँ पे सीड्स को कॉटन बॉल से अलग किया जाता है, उन्होंने ये कॉटन खरीदा और इसमें से सीड्स को रिमूव कर दिया। आगे जाके इन्होंने क्या किया, स्पिनिंग मिल जो होती है जहाँ पे इन रुई की बॉल्स को, ठीक है, घुमा घुमा के क्या किया जाता है, इनसे धागे बनाए जाते हैं, वहाँ पे सेल किया। जब स्पिनिंग मिल ने इस कॉटन की बॉल से धागे बना लिए तो उन्होंने जाके से आगे ये जो यार्न डीलर्स थे, यानी कि ऐसे लोग थे जो इन धागों से कपड़े बनाते थे, उन्हें सेल कर दिया। यानी कि एक बहुत लंबी चेन है। ठीक है, हम तक कपड़ा पहुंचता है लेकिन उससे पहले उसे बहुत सारी प्रोसेस से और बहुत ज़्यादा लोगों से के थ्रू गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट, द क्लॉथ मार्केट इन इरोड। इरोड में कपड़ा बाजार जो है, अब हम उसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ये इंडिया है पूरा हमारा, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा तमिलनाडु। ओके, इरोड जो आता है वो तमिलनाडु में आता है। अब जूम करके देखते हैं कि कहाँ पे। तो सी हियर, दिस इज़ द लोकेशन, ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, और यहाँ पे आपकी लोकेशन है इरोड। अब हम वहाँ के मार्केट की बात करेंगे। सी,
Twice a week textile market in Erode in Tamil Nadu is one of the largest market in the world. तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला जो इरोड का कपड़ा बाजार है ना, वो दुनिया के विशाल बाजारों में से एक है. द क्लॉथ मेड बाय many weavers come for sale in this market. There are many weavers who make clothes according to the order of the traders. बाजार में अनेक बुनकर हैं. बुनकर मीन्स ऐसे लोग, ऐसे कारीगर जो धागों से कपड़ा बनाते हैं. तो वो क्या करते हैं, जो बुनकर होते हैं अपना तैयार किया हुआ कपड़ा इसी मार्केट में बेचते हैं. ठीक है. बहुत सारे बुनकर ऐसे भी होते हैं जो व्यापारियों से ऑर्डर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कपड़ा तैयार कर लेते हैं. यानी कि कुछ बुनकर क्या होते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपने कोई धागा खरीदा, फिर उसे कपड़ा बनाया और फिर मार्केट में सेल किया. ठीक है. लेकिन दूसरे तरीके के बुनकर क्या होते हैं, वो किसी ट्रेडर के, किसी मर्चेंट के ऑर्डर पे कि हमें इस कलर का कपड़ा चाहिए और इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए, ऑर्डर पे बनाते हैं. ट्रेडर्स बाय द यार्न एंड गिव इट टू द वीवर्स एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर द क्लॉथ. तो होता क्या है कि जो व्यापारी होते हैं ना, वो धागे देते हैं, बुनकरों को धागे देते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं कि तुम्हें किस तरीके का कपड़ा बनाना है, क्या पैटर्न होगा, किस कलर का होगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन उन्हें दे देते हैं. नेक्स्ट, पुटिंग आउट सिस्टम. ठीक है. पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मर्चेंट और वीवर यानी कि 2 लोगों के बीच में ये अरेंजमेंट होता है. इसमें क्या होता है, जो आपके मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो वीवर्स को धागा देते हैं, पर्टिकुलर कलर का देते हैं और पैटर्न बताते हैं कि मुझे इस तरीके का कपड़ा बना के दो. और वीवर्स क्या करते हैं, जिस तरीके का उन्हें ऑर्डर आया है, किस किस्म का कपड़ा बनाना है, किस तरीके के धागे यूज़ करने हैं, पैटर्न यूज़ करना है, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मर्चेंट को काम करके देते हैं. ठीक है. तो ये सिस्टम जो है आपका पूरा, इसी को कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम. इन विच द वीवर रिसीव रॉ मटेरियल. यहाँ पे वीवर्स को क्या मिला, कच्चा माल मिला व्यापारी से. ठीक है. और उन्होंने रिटर्न में क्या दिया, उसे फिनिश्ड गुड दिया, यानी कि कपड़े तैयार करके दे दिए, लंबे लंबे थान कपड़ों के तैयार करके दे दिए. इट इज़ प्रेवलेंट इन द टेक्सटाइल वीविंग इंडस्ट्री इन मैनी एरियाज ऑफ इंडिया. व्यापारी और बुनकर के बीच में जो ये व्यवस्था है, जिसे पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें जो व्यापारी है कच्चा माल देता है वीवर को. ठीक है. बुनकर को कच्चा माल देता है, बदले में उसे माल तैयार होकर मिलता है, उसे बड़ा सा कपड़े का थान मिलता है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसी उसकी आवश्यकता है, उस तरीके का मिलता है. इसी सिस्टम को पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं. और भारत में हर एरिया में और कई ज़्यादा एरिया में यही चीज़ प्रचलन में है. There is some benefits to the weaver from this arrangement and there is some loss also. इस व्यवस्था के कुछ प्लस पॉइंट भी हैं और कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं. एडवांटेज क्या है, there is no need to invest money in buying yarn. जो वीवर है, जो बुनकर है, उसे ये लाभ है कि उसे जाके धागे नहीं खरीदने पड़ते. जो भी व्यापारी होता है वो ऑलरेडी उसे धागे देता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है. तो ये तो बेनिफिट है ना कि आपको धागे नहीं खरीदने, नहीं तो उसमें कितना सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता. ठीक है. दूसरी बात क्या है, इट इज़ ईजी टू सेल क्लोथ, इट इज़ नोन इन एडवांस हाउ मच एंड हाउ टू मेक क्लोथ्स. दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट व्यापारी होता तो उसे कोई आइडिया नहीं होता, वो बल्क में बना के कपड़े ले जाता, उतने बिकते या नहीं बिकते उसे आइडिया नहीं होता. राइट. लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या है, जब ऑर्डर आपको मिलता है तो आपको ये पता होता है कि कितना बनाना है मटेरियल और किस तरीके का बनाना है. ठीक है. कैसे बनाना है, किस तरीके का बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है. दूसरी बात, कोई झंझट नहीं है कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तो आप उसे सेल कहाँ करोगे. ठीक है. आपको पहले से जब ऑर्डर दे के चीज़ बनवाई जाती है, यानी कि मतलब ये है कि आप जितना भी माल बनाओगे वो सारा ऑलरेडी तय है कि बिक जाएगा और आपको उसके पैसे डेफिनेटली मिलेंगे. ओके. लॉस क्या है, वीवर्स गेटिंग लेस वैल्यू. लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है कि जो वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, उन्हें बहुत ही कम रुपए दिए जाते हैं. These traders provide garments to the manufacturers. अब ये जो व्यापारी हैं जिन्होंने बुनकरों को धागे दिए थे और बदले में बड़ा सा थान का कपड़ा लिया था, ये करते क्या है, जो बड़ा सा थान का कपड़ा मिला था अब ये क्लॉथ इंडस्ट्री में सप्लाई करेंगे. अब डिफरेंट कंपनियों को सप्लाई करेंगे, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को, ऐसी गारमेंट्स स्टोर को सप्लाई करेंगे जहाँ पर इस कपड़े से अलग अलग पैटर्न की
डिज़ाइन वाली अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का एक बड़ा सा कपड़ा है तो उससे शर्ट बनाई जा रही है, फ्रॉक बनाई जा रही है, लहंगा बनाया जा रहा है, अलग अलग चीज़ें तैयार करी जा सकती हैं। द मर्चेंट्स गेट मोर प्रॉफिट बिकॉज ही सेल द क्लोथ्स टू द टेक्सटाइल फैक्ट्री इन द सिटी। जो व्यापारी हैं उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता है, बुनकरों को तो कम होता है, लेकिन व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े शहरों में जो कपड़ों से संबंधित फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे ये लंबे लंबे कपड़ों के थान बेचते हैं। नेक्स्ट इज वीवर्स कोऑपरेटिव यानी कि बुनकर सहकारी संस्थाएं। कोऑपरेटिव सिस्टम इज अ मीन्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ वीवर। वैसे होता क्या था, जो व्यापारी थे वो पहले से ऑर्डर देते थे लेकिन वो जो पेमेंट देते थे वो बहुत ही कम देते थे, तो इसलिए कोऑपरेटिव सिस्टम प्रचलन में आया। इसमें क्या होता है, ट्रेडर्स पे डिपेंड करना कि हम अपनी इनकम के लिए हर महीने हम अपने कितने पैसे कमाएंगे, इसके लिए हम पूरी तरह से व्यापारियों पे निर्भर ना रहें। दूसरी बात क्या है, जो इनकम है वीवर्स की, जो बुनकरों की तनख्वाह है हर महीने की, उसमें भी इजाफा हो, इसलिए जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो आया। In a cooperative society, people with common interest come together and work for mutual benefits. एक cooperative society में क्या होता है, एक सहकारी संस्था में कि जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वीवर्स हैं, बुनकर हैं, वो साथ में आएंगे और ऐसे वर्क करेंगे कि उन सभी को म्यूचुअल प्रॉफिट हो, यानी कि सभी के हिस्से में जो प्रॉफिट है उसका बराबर बराबर शेयर आए। तो इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ वीवर्स, द वीवर्स फॉर्म अ ग्रुप एंड डू सम एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट भी कई बार इनकी हेल्प करती है, और जब इतने सारे वीवर्स साथ में वर्क करते हैं तो ये बड़ा ऑर्डर लेते हैं और जो उसे कंप्लीट करते हैं तो इन्हें प्रॉफिट भी बड़ा होता है, यानी कि जो मार्जिन होता है वो भी बड़ा होता है। दे गेट द यार्न फ्रॉम द यार्न मर्चेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द वीवर। तो जब ये बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं तो इन्हें व्यापारी देते हैं थ्रेड बहुत सारा, ठीक है, और उसके बाद ये अपने ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं, उस थ्रेड से वीविंग करके ये ढेर सारे कपड़ों के थान बनाते हैं। एट टाइम्स द गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव बाय बाइंग क्लोथ फ्रॉम दैम एट अ रीजनेबल प्राइस। कभी कभी जो सरकार है वो भी इनकी हेल्प करती है। कैसे करती है, अच्छे प्राइस पे, यानी कि जो रीजनेबल प्राइस है, जो भी इन्होंने कपड़े बनाए हैं उन्हें रीजनेबल प्राइस पे खरीद के गवर्नमेंट भी इनकी टाइम टू टाइम हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अभी बीच में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जहाँ पे फ्री स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे गए। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो वीवर्स की, इन्हें थ्रेड दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद इनसे कहा कि आप कपड़ा बनाइए, और फिर वो कपड़ा अच्छे रेट पे ख़रीदा और फिर उसकी यूनिफॉर्म्स बनवा के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कराएं। तो इस वजह से जो वीवर्स थे उन्हें अच्छी इनकम हुई। तो ये एक एग्जांपल है कि जो गवर्नमेंट है वो भी इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को टाइम टू टाइम हेल्प करती है। द गवर्नमेंट परचेज क्लोथ फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पावर लूम वीवर्स कोऑपरेटिव्स। तो इस कार्यक्रम के लिए जो सरकार थी उसने पावर लूम बुनकरों से कपड़ा खरीदा था। सिमिलरली द गवर्नमेंट बायज क्लोथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव एंड सेल इट थ्रू स्टोर्स नोन एज कॉपटेक्स। इसी तरह जो सरकार है उसने हैंडलूम, यानी कि कुछ बुनकर होते हैं वो मशीन की हेल्प से अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, और कुछ ऐसी प्रिमिटिव मशीन्स यूज़ करती हैं जो पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करती थी और जिनमें जो मैनुअल लेबर है, जो फिजिकल लेबर है, वो आदमी को ज़्यादा करना पड़ता है। उस तरह की भी जो मशीन यूज़ करते हैं बुनकर, उनसे भी थोड़ा कपड़ा खरीदा था और आगे जाके उसे कॉपटेक्स नामक स्टोर के माध्यम से सेल किया था। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब हम पढ़ेंगे उन गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो कि कपड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती हैं और वो दिल्ली के पास है। अब उनके बारे में देखेंगे। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री मैन्युफैक्चर शर्ट फ्रॉम द क्लोथ रिसीव्ड बाय द ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्ट देम टू फॉरेन बायर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फैक्ट्रियाँ होती हैं इन्हें बड़े बड़े थान मिल गए कपड़ों के, अब उनमें से क्या बनाएंगी, ये शर्ट सपोज करिए इन्होंने बनाए या स्कर्ट्स बनाए, बनाने के बाद ये उन्हें विदेशी खरीदारों को बेच देंगी, एक्सपोर्ट कर देंगी। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अब्रॉड भेज देना, ठीक है। तो फॉरेन बिजनेसमैन डू बिजनेस विद कंडीशन, लेकिन जो विदेशी व्यापारी हैं वो कुछ शर्तें रखते हैं तब वो बिजनेस करते हैं। वो क्या शर्तें रखते हैं, वो ये डिमांड रखते हैं कि आप जो हमें प्रोडक्ट भेजोगे ना उसकी जो प्राइस है वो कम से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी क्वालिटी
अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमें टाइम पे डिलीवरी चाहिए, यानी कि हम अगर आप कहें आपको कि 3 डेज़ में हमें डिलीवरी चाहिए तो हमें मिल जानी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप ये टर्म्स कंडीशन नहीं मानोगे, कि हमें ये नहीं लगेगा कि आपके जो प्राइस हैं वो बहुत लोएस्ट हैं, या आपकी जो क्वालिटी है कपड़े की वो अच्छी नहीं है, या आप हमें टाइम पे डिलीवरी नहीं दोगे, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और जो पेनल्टी है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं जो विदेशों में रहते हैं, इस तरीके से इन गारमेंट फैक्ट्रियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री एज फार एज पॉसिबल टेक मैक्सिमम वर्क बाय पेइंग मिनिमम वेजेस टू द वर्कर। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो गारमेंट की फैक्ट्रियाँ होती है ना, ये जो कारखाने होते हैं, कपड़ा जहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे मजदूरों से ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन उनसे पैसा कम से कम देते हैं। इन दिस वे दे इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ देयर एज वेल एज फॉरेन बिजनेस। इस तरीके से अपना प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। और जैसे शर्ट मैंने तैयार करी और 300 में सेल करी, तो मैंने लेबर्स को कम पैसा दिया, लेकिन मैंने अपना प्रॉफिट का मार्जिन अच्छा खासा रखा, और फिर अब मैं जिन फॉरेन ट्रेडर्स को सेल करूंगी उनसे भी मैं अच्छी खासी कीमत लूंगी, और इस तरीके से उन्हें प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का दूंगी टाइम पे, कि वो भी उसे आगे जाके सेल करें तो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, अ शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। अब हम एक एग्जांपल लेंगे शर्ट का कि किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो सी है, यहाँ पे एक शर्ट है जो किसी फॉरेन ट्रेडर ने, किसी विदेशी व्यापारी ने 300 रुपये में खरीदी। उसके बाद स्टोरेज, यानी कि उसे गोदाम में भी रखा होगा, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा होगा ताकि इंसेक्ट उसे बर्बाद ना करें। तो स्टोरेज पे उसने 200 खर्च किया, ठीक है। देन एडवर्टाइज करी, बार बार ऐड दिखाई उसकी कि हमारे यहाँ शर्ट मिल रही है, इस तरीके का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट है, कॉटन है। तो एडवर्टाइजिंग में 400 रुपीज़ खर्च करे, ठीक है। तो यानी कि 300 की शर्ट थी, उस पर 200 स्टोरेज का खर्च किया, 400 एडवर्टाइजमेंट का खर्च किया, मतलब टोटल 900 रुपीज़ खर्च करे उस शर्ट पे, ठीक है, 900 रुपीज़। और फिर उसे 1800 रुपीज़ में उसने क्या किया, सेल किया। तो 900 की उसे शर्ट पड़ी, सारे खर्चे मिला के 900 की एक शर्ट का पीस पड़ा उसे, और उसने उसे 1800 में सेल किया, और उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 900 रुपीज़ का। यानी कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप बड़े लेवल के ट्रेडर होगे, बड़े लेवल के व्यापारी होगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। द मोर शर्ट ही सेल द मोर प्रॉफिट ही विल मेक। जितनी ज़्यादा शर्ट बेचेगा, 900 रुपये का प्रॉफिट तो एक ही शर्ट पे हो रहा है, तो यानी जितनी ज़्यादा शर्ट बेचेगा उतना ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट होगा। हाउ आर द प्रॉफिट मेकिंग पीपल इन द मार्केट। बाजार में वो कौन कौन लोग हैं जो प्रॉफिट पाते हैं। द चेन ऑफ द मार्केट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग एट एवरी लिंक। बाजार में एक चेन है व्यापारियों की, ठीक है। हमने किसान से कॉटन खरीदी, एक व्यापारी ने किसान से खरीदी, फिर गिनिंग मिल्स में दे दी, वहाँ पे जो कॉटन है उसे सीड से, उसे बीजों से अलग किया गया। उसके बाद उसने स्पिनिंग मिल में दे दी, वहाँ पे जो कॉटन है उसकी बॉल को रोल किया गया और उनसे धागे बनाए गए। धागों को ट्रेडर्स ने वीवर्स को दे दिया, और वीवर्स ने उसे कपड़े के थान बनाए। थान बनाने के बाद जो ट्रेडर था उसने उसे आगे बेचा गारमेंट फैक्ट्री में, उन्होंने इसकी शर्ट्स बनाई। शर्ट्स बनाने के बाद उन्होंने फॉरेन ट्रेडर को भेजा, विदेशों में से एक्सपोर्ट किया, भेजा गया, ठीक है। और वहाँ पे जब इसे भेजा गया तो वहाँ पे उन्होंने उसकी एडवर्टाइज करी, उसकी ऐड दिखाई, और उसे अच्छे से स्टोर किया, उसे और महंगे में बेचा। तो एक ये लंबी सी चेन है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है कि कहाँ एक फार्मर था और कहाँ पे अब वो शर्ट है, वो उसकी ऐड आती है टीवी पे ब्रांड की, ठीक है। ब्रांड की ऐड आती है, मॉडल्स उसे पहन के इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो बहुत एक लंबी सी चेन है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सो सम पीपल, फॉर एग्जाम्पल द फॉरेन बिजनेसमैन, क्लोथिंग एक्सपोर्ट एंड ट्रेडर्स, जो बड़े लेवल के व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर्स था जिसने वीवर से कपड़ा लिया था, या वो क्लोथिंग एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने विदेश में कपड़ा भेजा था, या फिर वो फॉरेन कंपनियां थीं जिन्होंने वो कपड़ा खरीदा था, इन्हें जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं। प्लस इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया अपनी फैक्ट्रीज़ में, इसलिए ये बल्क में सामान को लेते हैं और फिर उसे अच्छे प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत स्मॉल लेवल पे कनेक्ट होते हैं इस चेन में, जैसे कि हमारा जो किसान है, जो बुनकर है, जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, वो भी काम तो बहुत करते हैं, लेकिन जो उन्हें प्रॉफिट दिया जाता है वो बहुत ही कम दिया जाता है। उनकी अधिक मेहनत करने के बाद भी उन्हें जो लाभ होता है वो बहुत ही कम दिया जाता है।
बाजार और समानता। अब हम पढ़ेंगे मार्केट एंड इक्वालिटी। वी हैव सीन दैट नॉट एवरीवन गेट देयर फेयर वेजेस इन द मार्केट, वेयर एज इन डेमोक्रेसी एवरीवन शुड गेट फेयर वेजेस। हमने देखा कि बाजार में सबको अपने जितना वो काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जबकि एक डेमोक्रेसी में तो सबको बराबर बराबर फेयर शेयर मिलना चाहिए था। द रिच एंड पावरफुल पीपल यूजली अर्न द मोस्ट फ्रॉम द मार्केट, द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन रिच एंड पावरफुल पीपल फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स। बाजार में हमने देखा कि जो धनवान और शक्तिशाली लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो अनेक चीज़ों के लिए इन लोगों पर डिपेंड होते हैं, इन पर निर्भर होते हैं। ड्यू टू दिस डिपेंडेंसी द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट। एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम द ऑप्शन ऑफ कोऑपरेटिव एक्सिस्ट। इस निर्भरता के कारण ही हमने देखा कि जो गरीब है उनके साथ शोषण हो रहा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। तो इस समस्या का समाधान क्या होगा कि हम ऐसे एनजीओ का हिस्सा बने, ऐसी जगह पे हम पार्टिसिपेट करें जहाँ पे सेम इंटरेस्ट के बहुत ज़्यादा लोग हों और जिन्हें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से हेल्प मिलती हो। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।